आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, अभी तक का मैं आपको एक ओवरव्यू समरी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कैसे अभी तक हम लोग आगे बढ़े हैं अपने कैरियर मतलब अपने इस कोर्स में। तो आपको मैं एकदम शुरू से लेके चलता हूँ और 5 मिनट में सारी चीजें ब्रीफ करता हूँ क्या होती है। तो देखिए, हम लोग अभी इस चैप्टर में कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक था, जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने की फिराक में थे। तो हम लोग पहले लगा कि सबसे पहले एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करना है तो हम लोगों को एक दूसरी दुनिया होनी चाहिए, मतलब तीसरी। एक हमारा कंप्यूटर है, एक सर्वर है जहाँ पे सब चीज स्टोर है। तो बीच से हम लोग कहाँ से ले पाए। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, वेब पेज हम बना सकते हैं HTML कोडिंग से, और उसको हम लोग ग्रुप ऑफ वेब पेज वेबसाइट बना देते हैं और हम लोग किसी सर्वर में स्टोर करा देते हैं। किसी को भी जरूरत पड़ेगा तो वहां से निकाल लेगा वो। तो ये हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट देखा था। फिर लगा कि जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ आपस में इंटरकनेक्ट करना है तो हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सोचे। तो हम लोगों को लगा कि हम डेटा को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, हमने ये भी देखा। हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क में जब एरिया में हम छोटा नेटवर्क बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बड़ा नेटवर्क। फिर उससे बड़ा नेटवर्क को हम बोलते क्या है बेसिकली, ठीक है। और जब हम लोगों ने ऊपर से देखा कि जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो हम किस किस टोपोलॉजी से हम जोड़ सकते हैं, किस किस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि हम एक दूसरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें तो मैश होता है, एक बीच में लगा दें तो स्टार होता है, रिंग के फॉर्म में या कॉमन बस के फॉर्म पे। ये सब चीज हम लोगों ने देख रखी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होते हैं, मतलब नेटवर्क तो हम लोग चलो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर दिए, लेकिन बीच में जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है अदर देन कंप्यूटर, वो सब डिवाइसेस कौन से होते हैं जो नेटवर्क को स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने हब देखा, स्विच देखा, राउटर देखा, ठीक है, और ब्रिज, गेटवे, मॉडेम वगैरह सारी चीजें हम लोग देखी हैं, और इसका वर्किंग भी देखा है कि क्या क्या इसका फंक्शन है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि चलो कंप्यूटर भी आ गया, हमको तरीका भी पता चल गया कि कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करें। हम वो डिवाइसेस को भी खोज लिए जो डिवाइस को बीच में अपन को कनेक्ट करना है। लेकिन इन लोगों को डिवाइस और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कुछ केबल्स की जरूरत पड़ेगी, तार की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी हम लोगों ने देखा कि कैसे किस अलग अलग प्रकार से हम लोग तार को मोड़ दें, पेयर में जमा दें तो हमारा कनेक्शन हो सकता है। फिर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की तरफ गए थे कि जब दूर जाना होगा, कनेक्शन करना होगा, तब हम ऑप्टिकल की तरफ गए। और फिर हम लोगों ने देखा कि भैया कुछ ऐसे वायर्स भी हैं जो पास में ही है, मतलब कनेक्शन हो सकता है घर बिल्डिंग वगैरह में, और सस्ते भी आते हैं। तो हमने कोएक्सियल केबल देखा, इसकी कुछ फीचर्स देखे। और सबसे पास में जब अपन को कनेक्ट करना रहता है तो अपन कौन से केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये अभी तक हम लोगों ने देखा है। इससे हम लोगों को पूरा ओवरव्यू समझ में आ रहा है कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो चीज हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। अब हम लोगों की बात यह आती है कि ठीक है, आपके घर में इंटरनेट आ गया है तो आप ये सब चीज कनेक्ट कर रहे हो, फलाना ठिकाना सब केबल लगा रहे हो, डिवाइस लगा रहे हो, लेकिन आपके घर में इंटरनेट पहुंचाएगा कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके घर में इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होंगे। मतलब आपने मान लीजिए शॉप से एक आपका कंप्यूटर खरीद के ले आया नया नवेला, लेकिन उस नए नवेले कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करें, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिंग टू इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट इंटरनेट से अपन कनेक्ट होने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन इंटरनेट देता है। असली बात यह है कि हम लोगों को इंटरनेट कोई देने वाला चाहिए, तभी तो अपन इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। उसके तरीके अपन खोजेंगे कि अपन कैसे कैसे तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पहले अपन को ये पता होना, जैसे आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि कौन उस सामान को बेचता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेट की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इसका फिगर्स देखेंगे तो आप ऐसे पैम्फलेट वगैरह कहीं कहीं देखते ही रहते हैं। रोज आए दिन पेपर में आता रहता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट छापता रहता है, कोई सड़क पे बांटता रहता है, ये सब चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये सब कौन होते हैं? ये सब होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ऐसे प्रोवाइडर होते हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस देने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको प्लेन भाषा में समझे तो देखिए, ISP जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईएसपी भी कहते हैं। अब आपको नाम से पहले समझ में आना चाहिए कि इंटरनेट की सर्विस जो प्रोवाइडर है, ठीक है, जो दुकानदार है या जो संस्था है जो इंटरनेट की सर्विस हमको प्रोवाइड करे, उसको हम लोग आईएसपी बोल सकते हैं। तो आईएसपी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन किस किस सर्विस, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इंटरनेट को एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको इंटरनेट में पार्टिसिपेट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें आपको जो संस्था करती है इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड, उस संस्था को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन हर किसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आईएसपी बोल दें। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि कुछ कुछ आईएसपी ऐसे होते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने ऐड देखा नॉर्मल कमर्शियल। कुछ ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी को इंटरनेट देते हैं कि फलाना कम्युनिटी को इंटरनेट सर्विस दिया गया, तो कम्युनिटी ओन्ड सर्विस होता है, आईएसपी होता है, जो एक कम्युनिटी ओन करती है उसको, एक कम्युनिटी चलाती है उस आईएसपी को। एक टाइप का आईएसपी ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिट आईएसपी होते हैं, जिनको पैसे से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नॉन प्रॉफिट के लिए इंटरनेट सर्विस देते रहते हैं। और एक होता है प्राइवेटली ओन्ड, मतलब जो अपना खुद का सब चीज स्टैब्लिश किए हुए हैं और अपने लिए ही इंटरनेट पूरा चला रहे हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो ये सर्विस हम लोग देख रहे थे कि भैया ऐसी संस्था जो कुछ सर्विस दे, और किस टाइप की सर्विस दे, कुछ हम लोग इंटरनेट को चला पाए, एक्सेस कर पाए, या इंटरनेट में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। अब ये किस किस टाइप की सर्विस है, जैसे मैं आपको बोलूं, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। आप जानते हैं ना, मतलब अभी मैं डोमेन नेम वाला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि जैसे @gcbsp.ac.in होता है, @iitdelhi.ac. सबका अपना एक डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन भी तो कहीं कराना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं अचानक से कुछ भी डोमेन नेम लाया और लॉन्च कर दिया और चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। डोमेन नेम के लिए डोमेन नेम रजिस्ट्रार से जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जाके आपका वो डोमेन नेम चालू होता है। तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराने की जो फैसिलिटी देती है, उस टाइप को भी अपन आईएसपी बोलते हैं, ठीक है। कोई हम लोगों को वेब होस्टिंग की फैसिलिटी दे रहा है कि हम लोग कोई वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग आईएसपी बोलते हैं। कोई हम लोगों को को लोकेशन की फैसिलिटी दे रहा है। को लोकेशन का मतलब होता है जैसे एक जगह पे, को मतलब होता है साथ साथ, को, और लोकेशन मतलब जगह। तो एक जगह पे बहुत सारा चीज एक साथ रखा है, जैसे कि डेटा सेंटर को अपन बोल सकते हैं, डेटा सेंटर हो गया। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सर्वर एक जगह पे रखे रहते हैं और अपने अपने लोग अपना अपना सर्वर में अपना डेटा को रखते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं को लोकेशन की फैसिलिटी कोई दे दे, ठीक है। यूज नेट सर्विस होता है, यूज नेट सर्विस, ठीक है। यूज नेट सर्विस का मतलब होता है कि जैसे अपन चैटिंग वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह जैसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसे फोरम्स वगैरह होते हैं जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, तीसरे कंप्यूटर से सिर्फ चैटिंग के लिए बात करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है सिर्फ चैटिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं यूज नेट सर्विस। तो ये ना अलग अलग प्रकार की सर्विस है, और ये सर्विस कोई संस्था अगर हम लोगों को देती है, तो उस संस्था को हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं। तो ओवरऑल आपको अगर मैं कोई भी आपको अनजान व्यक्ति आपको ये पूछता है कि भैया ये बताओ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या चीज होता है, तो आप सिंपल भाषा में, एकदम देहाती भाषा में बोलोगे कि सर इंटरनेट की सर्विस जो प्रोवाइड करने वाला संस्था है उसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक संस्था है जो हमको बहुत सारा सर्विस देता है इंटरनेट से रिलेटेड। तो वो पूछेगा कि कौन सा सर्विस देता है, तो आप बोलोगे कि हमको डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मिलती है, वेब होस्टिंग की मिलती है, को लोकेशन, यूज नेट सर्विस, और जितने भी अलग अलग प्रकार के इंटरनेट से हम जैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सब प्रकार की जो सर्विस हमको जिस संस्था देती है, वो सब संस्था को हम लोग आईएसपी कहते हैं। फिर वो बोलेगा कि कितने प्रकार के आईएसपी होते हैं, तो आप बोलोगे कि ये तो अलग अलग होती हैं, कमर्शियल टाइप की भी होती हैं, कोई नॉन प्रॉफिट भी होती हैं। तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और
अब हम लोग इसके कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग जो प्रकार के होते हैं उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका, वो होता है आपका एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी। ठीक है, एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी क्या होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा, अगर फोटो आपको दिख रहा होगा तो, कि ऐसा संस्था, आईएसपी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटी देती है, उसको हम लोग एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ आईएसपी पढ़ रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी। नाम से समझ में आता है कि जो भी आईएसपी, जो भी कंपनी हम लोगों को इंटरनेट को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए मदद करती है, उसको हम लोग इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी कहते हैं। जैसे ये सारे जो आपको दिख रहे होंगे, ये सब क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये आपको ऐड दिए रखे हैं कि आपको फाइबर ब्रॉडबैंड चाहिए 50 एमबीपीएस स्पीड, तो आप मेरे कंपनी को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे नंबर भी दिया रहता है, वैसे ही कोई भी आप कंपनी को देखो, आजकल जियो फाइबर भी आ रहा है, जियो फाइबर भी बोलता है कि आपको इतनी स्पीड की जरूरत है, आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए या फिर बुला लीजिए, हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई भी कंपनी जो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देती है, वो होती है एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी। अब ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते कैसे हैं, ये बेसिकली देखिए, आप इस आदमी को देख लीजिए। ये जिस कंपनी को आपने फोन किया, वो कंपनी क्या करेगी, एक आदमी को आपके पास भेजेगी, और वो आदमी क्या करेगा, इस इंटरनेट की दुनिया को आपके घर में कनेक्शन लगा के स्टैब्लिश कर देगा। मतलब कुछ टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी जैसे वायर की जरूरत पड़ रही है, तो वो अपना घर से ऑप्टिकल फाइबर केबल लाया या फिर अपना ट्विस्टेड पेयर केबल लाया और उससे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत पड़ सकती है। उसको हो सकता है यहाँ पे आपके घर में मॉडेम अगर नहीं है आपके पास पहले से, तो एक मॉडेम जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपके घर में इंस्टॉल कर दिया। तो क्या होगा कि जब ये वायर यहाँ से आएगा और आपके घर में यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर ये जो मॉडेम है ये वायरलेस के थ्रू या वायर्ड के थ्रू आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो ओवरऑल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी टेक्नोलॉजी की मदद से आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उस टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, टेलीफोन लाइन हो सकता है, वाईफाई कनेक्शन हो सकता है, जो भी टेक्नोलॉजी की मदद से आपके घर में इंटरनेट की सुविधा लेके आता है, उस कंपनी को बोलते हैं एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी। तो आज भी अगर आप जैसे जियो फाइबर कंपनी में कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मेरे को मेरे घर में इंटरनेट लगवाना है, ठीक है, तो जियो फाइबर वाला क्या करेगा, वो आएगा और वो बोलेगा कि आप एक सेटअप बॉक्स ले लीजिए 999 का, और मतलब वो मॉडेम यहाँ पे लगाएगा और 999 रुपए चार्ज मान लो लेगा, और आपको अपने कनेक्शन से आपको यहाँ पे कनेक्शन लगा के दे देगा। यहाँ से एंटीना होगा, वो वाईफाई से आप अपने लैपटॉप मोबाइल से आपको कनेक्ट कर लेंगे और बढ़िया इंटरनेट की सुविधा उठाएंगे। तो इस केस में जियो फाइबर क्या बन गया, एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी। तो जो भी आपको कंपनी इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करने में मदद करती है किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको हम लोग एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी के बाद हम लोग नेक्स्ट अपना आईएसपी देखते हैं, वो है आपका मेल बॉक्स प्रोवाइडर आईएसपी। मेल बॉक्स प्रोवाइडर आईएसपी नाम से आपको ये समझ में आना चाहिए, ये सेकंड टाइप का आईएसपी है, दैट इज कॉल्ड मेल बॉक्स प्रोवाइडर आईएसपी। इसका मतलब ये है कि ऐसा कंपनी, ऐसा आईएसपी जो आपको मेल बॉक्स को स्टोर करने की फैसिलिटी दे, वो आईएसपी को हम लोग मेल बॉक्स प्रोवाइडर आईएसपी कहते हैं। ठीक है, मतलब इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर होस्टिंग, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रोवाइड्स सर्विसेज। बेसिकली आईएसपी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को, ठीक है, स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है बेसिकली, आप जानते हैं कि आप एक व्यक्ति हो और आपको चिट्ठियां चाहिए, ठीक है, तो चिट्ठियां जब आप नॉर्मल भाषा में चिट्ठी लेते हो तो आपको अपना घर का एड्रेस देना पड़ता है।
पोस्टमैन वाला आता है आपके घर में, एड्रेस वो कर देता है। अब इंटरनेट की दुनिया में आपको एक एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस आपको कौन देगा? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कंपनी होती है, मेल बॉक्स प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, वो आपको बोलती है कि भैया मेरे में आप रजिस्टर कर लो, आपको मैं आपको एक एड्रेस दे दूंगा और उसी एड्रेस पे आप सारा अपना चिट्ठी मंगवा लो लिया करिए। तो वैसे ही हमारे पास गूगल एक कंपनी है, उसका मेल बॉक्स प्रोवाइडर जीमेल जो यूज अपन करते ही हैं, याहू मेल है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, इतनी सारी कंपनियां हैं। आप बड़ी बड़ी आप जनरली जीमेल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन ऐसे छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो आपको मेल बॉक्स को मेल जो सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक मेल को स्टोर करने के लिए मदद करती हैं। वो सारी कंपनियां क्या कहलाती हैं? मेल बॉक्स प्रोवाइडर, आईएसपी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का आईएसपी हम लोग देखते हैं, थर्ड टाइप का आईएसपी, जिसको हम लोग कहते हैं होस्टिंग आईएसपी। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो आपको होस्ट करने में मदद करती है। अब होस्ट क्या होस्ट करना है अपन को? वेबसाइट को। तो जो आपको ऐसी कंपनियां जो आपको होस्ट करने में मदद करती है। अब क्या चीज होस्ट? होस्ट मतलब समझते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं मेहमान नवाजी। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो अपन गेस्ट बनते हैं, और सामने वाला क्या बनता है? जिसका घर रहता है वो होस्ट बनता है। तो होस्ट का मतलब होता है जहां पे कोई जगह दे दे आपको, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को कोई वेबसाइट होस्ट कराना है, मतलब कोई हम वेबसाइट बना दिए हैं बढ़िया सा। अब उसको कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ना उसको रखने के लिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह से उसको एक्सेस कर पाए। तो कहीं पे हम लोगों को कोई वेबसाइट होस्ट कराना है, ठीक है, या कोई भी ऑनलाइन हम लोगों को स्टोर कराना है कोई भी चीज। आप जानते हैं ना, क्लाउड स्टोरेज आता है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि हम लोग एक ऐसी आपको जगह मिल जाती है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे हार्डवेयर में आप पेन ड्राइव वगैरह में, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो, लेकिन अगर आप इंटरनेट के उसमें देखोगे तो कहीं पे आपको ऐसी जगह मिली जहां पे आप जीबीज ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे आप गूगल के ही ड्राइव पे जाइए, चलिए गूगल के ड्राइव पे हम लोग जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि जैसे कोई भी आपका मेल है, मेल में आप ड्राइव पे जाएंगे तो आपको हर मेल जो बॉक्स प्रोवाइडर आईएसपी होते हैं, वो भी आपको ये वाला सर्विस देते हैं होस्टिंग का। आप यहाँ पे आराम से डेटा को स्टोर कर सकते हैं कितना ही, जैसे मेरे आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं 28.9 जीबी यूज, मतलब मैं यहाँ पे अपने 28 जीबी का जो डेटा है वो सब मैं यहाँ पे स्टोर करके रखा हूँ। तो ये क्लाउड है। अब ये क्लाउड किसी कंप्यूटर में स्टोर नहीं है, मतलब इसको मैं किसी भी दुनिया में कहीं पे भी, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाऊं और इस आईडी को खोलूं और इस ड्राइव को खोलूं तो मेरे को ये सारे डेटा मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये मेरे क्लाउड पे स्टोर है। तो ऐसे जो कंपनी जो मेरे को ऑनलाइन स्टोरेज में मदद करती है या फिर मेरे को सर्विस देती है, वेबसाइट को होस्ट करने की सर्विस देती है, वो सब कंपनियों को होस्टिंग आईएसपी कहते हैं, ठीक है। ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, होस्टिंग आईएसपी। नेक्स्ट प्रकार का जो आईएसपी है, हमारे चौथे प्रकार का आईएसपी, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट आईएसपी। ट्रांजिट का मतलब आप समझते होंगे, ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट आईएसपी, ठीक है। तो ट्रांजिट यहां पे भी वही मतलब है कि एक चीज से दूसरे चीज में स्विच होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट। तो देखिए आपको मैं एक नेटवर्क दिखाता हूं यहाँ पे। वैसे शायद मैं आप लोगों को ये दिखा चुका होऊंगा, लेकिन फिर भी फिर से हम लोग कोशिश करते हैं आने की। पहले तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि देखिए ट्रांजिट आईएसपी में हम लोग पहले ये देखते हैं कि आपकी जो टोटल नेटवर्क होती हैं, जो सर्विस होती हैं, वो 3 टीयर्स में बटे होते हैं। एक होता है टीयर 1 टाइप का नेटवर्क, एक होता है टीयर 2 टाइप का नेटवर्क, और एक होता है टीयर 3 टाइप का नेटवर्क। ये टीयर 1 आईएसपी भी बोल सकते हैं, टीयर 2 आईएसपी, टीयर 3 आईएसपी। ये करते कैसे हैं काम और ये इनकी क्या फैसिलिटी, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे इंटरनेट टीयर 1 नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो टीयर 2 नेटवर्क लिखा हुआ है, और इधर से नीचे आएंगे तो टीयर 3 लिखा हुआ है, और फिर नीचे आएंगे तो आप यूजर्स में पहुंच जाएंगे। तो ये इनकी हायरार्की है। ऊपर में सबसे बड़ा टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 और टीयर 3 होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि एक सेकेंड, इसको हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं और इंटरनेट में देखते हैं टेली
जियोग्राफी, ठीक है। टेली जियोग्राफी सबमरीन केबल मैप आप देखते हैं, चलिए ये शायद मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं, फिर हम लोग कोशिश करते हैं देखने की। ओके, आप यहाँ पे फिर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग मैप देख रहे हैं वर्ल्ड का, जिसमें हम लोगों का सारे जो कंट्रीज हैं वो क्या हो रही हैं, सब कनेक्टेड हैं केबल से। ये सब केबल्स क्या है, मतलब आप ये मान के चलिए कि ये जो देश है, ये देश में एक देश दूसरे देश के साथ बीच बीच में ओशन पड़ रहा है। तो एक तो तरीका ये भी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग वायरलेस नेटवर्क बिठाएं, मतलब एंटीना लगाएं और यहाँ पे एंटीना लगाएं, और यहाँ से हम लोग करें, ये केबल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी आदमी अगर सोचेगा तो पहले ये सोचेगा कि हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारा मान लो कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है, और यहाँ से यहाँ बात करना है तो हम लोग यहाँ पे एक एंटीना लगाते हैं जो ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ पे अपन एंटीना लगाते हैं जो रिसीव करेगा। ये कर सकते हैं, तो हम लोगों को ये सबमरीन केबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि जब वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ट्रांसमिट कर दिए, एटमॉस्फेरिक नॉइस जो होते हैं वो इसको इतना इफेक्ट करते हैं कि ये जो नॉइस, ये जो सिग्नल है वो इतना ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लाया कि क्यों ना हम लोग जो जहां पे हम लोगों को पास पास में वायरलेस ट्रांसमिशन करना है वहां तो अपन वायरलेस ट्रांसमिशन करते ही हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर, क्योंकि वायर सबसे सेफ होता है, वायर में डेटा जाता है, लॉसेस इतने कम होते हैं कि अच्छा क्वालिटी का डेटा हम लोगों को, और तुरंत तुरंत, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालती है तो स्पीड ऑफ लाइट के माध्यम, मतलब स्पीड में हम लोग डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इतना ज्यादा हम लोगों को फैसिलिटी मिलता है हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में, तो हम लोग सोचे कि यहाँ से यहाँ पे अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो सबमरीन के अंदर में जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाते हैं, वो कोई आम कंपनी तो नहीं है। आप बिछा पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या भारत देश में या कोई देश में हर कंपनी बिछा पाएंगे क्या? नहीं, सबके पास इतना पैसा नहीं है। तो ऐसे कुछ कंपनीज ही हैं जो इसको बिछा पाती हैं। वो कंपनीज कहलाती हैं टीयर वन कंपनीज, ठीक है। उन कंपनीज को बोलते हैं टीयर वन कंपनी। ये टीयर वन कंपनी कौन से होते हैं? जो बड़े लेवल पे जब अपन को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट होगा, ये सब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम करती हैं ये सबमरीन्स के अंदर में, उनको बोलते हैं टीयर वन कंपनी। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर टीयर वन कंपनीज कौन से होती हैं? तो चलिए अपन टीयर वन कंपनीज को सर्च करते हैं, टीयर वन इंटरनेट प्रोवाइडर्स, इसको हम लोग सर्च करते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे अपन आते हैं टीयर वन नेटवर्क की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कौन सी टीयर वन कंपनीज होती हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ टीयर वन नेटवर्क। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ बड़ी बड़ी नाम आपको दिखेगा, मतलब AT&T कंपनी इतनी बड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स इसकी हेडक्वार्टर है, और फाइबर रूट माइल्स के रूप में आप देखेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 4 लाख माइल्स, लगभग किलोमीटर में अगर आप देखें तो 100,000 10,000 लाख 6,60,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछा के रखा हुआ है, ठीक है। आप इसमें और भी कंपनीज देख सकते हैं, कोजेंट कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी है। हमारी इंडिया की कोई कंपनी आपको दिख रही है क्या? कोई कहीं पे भी इंडिया की कंपनी तो आपको दिखेगा टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है, और ये भी लगभग 7 लाख किलोमीटर आपका, हाँ 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा के रखी है। और कोई कंपनीज हमारे टॉप लिस्ट में कहीं पे भी नहीं दिख रही है। तो टाटा कम्युनिकेशंस को आप मान सकते हैं, AT&T का आप नाम ले सकते हैं, और ऐसी सारी कंपनियां टीयर वन कंपनी कहलाती हैं जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने में मदद करती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट उसमें, वो है आपका टीयर टू कंपनीज। टीयर टू कंपनीज क्या होती हैं? बेसिकली देखिए, अगर आपका एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया, बहुत महंगा कॉस्ट है, लेकिन
टीयर वन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारा भार उठा ली और अपना खर्चा कर ली, इन्वेस्टमेंट कर ली। अब क्या हुआ कि आपके देश में पहुंच गया, मान लो, ठीक है, आपके मुंबई तक पहुंच गया, आपके चेन्नई तक पहुंच गया, बाहर से आपके कहीं कहीं शोर से पहुंच गया। अब देश के अंदर भी तो इंटरनेट को पहुंचाना है। तो देश के अंदर में अगर आपको इंटरनेट पहुंचाना है तो आप कैसे करोगे? आप बेसिकली देखिए, कुछ कंपनियां हैं जो देश के अंदर इंटरनेट की सर्विस को पहुंचाती हैं। वो कंपनियां कहलाती हैं टीयर टू कंपनीज, ठीक है। टीयर टू कंपनीज से आपका क्या लेना देना है? जैसे आप यहाँ पे एक बार सर्च करके देखते हैं कि टीयर टू कंपनीज किस टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं टीयर टू कंपनीज, ठीक है, टीयर टू कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि हर देश की अपनी टीयर टू होती है। जो ओवरऑल वर्ल्ड में टीयर वन काम करती है, लेकिन टीयर टू हर देश की अपनी अपनी होती है। तो इन इंडिया में हम लोग, चलिए कोई बात करते हैं, टीयर टू आईटी कंपनीज में कोई अच्छा नाम अगर अपन को दिख जाए तो देखते हैं। चलिए, लिस्ट ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज, नहीं ये गलत है। मैं टीयर टू कंपनीज की बात कर रहा था, लिस्ट ऑफ टीयर टू कंपनीज इन बैंगलोर। चलिए अब देखते हैं, कुछ कंपनीज अगर दिखे तो, अगर दिखती है तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको नाम बताता हूँ। देखिए ये तो चलो कुछ और खुल गया, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप जो कंपनीज यूज करते हो, मान लीजिए एयरटेल यूज करते हो, वोडाफोन आइडिया वीआई यूज करते हो, जियो यूज करते हो, जो भी कंपनी आप यूज करते हो, वो सब कंपनी क्या है, आपको आपके घर, मतलब आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है आपके कंट्री के अंदर। मतलब आप ये सारी कंपनीज को आप क्या बोलते हो? टीयर टू कंपनीज, जो देश के अंदर में इंटरनेट सर्विस देती हैं। आप लेते हो ना, कोई भी सिम ले लेते हो, एयरटेल का सिम लेते हो, बीएसएनएल का सिम ले लेते हो, और उसमें इंटरनेट पैक डलवा देते हो, तो आपको इंटरनेट की सुविधा मिलती है ना। तो वो कहाँ से मिलती है? बेसिकली एयरटेल वाला क्या करता है, टीयर वन से सर्विस लेता है, ये जो चार्ज है, ये बेसिकली देखिए क्या करती है टीयर वन कंपनी, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछा दी, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है, हो सकता है मछलियां खा जाए, काट दे वायर को, तो ये मेंटेनेंस का कॉस्ट, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, ये सब टीयर वन कंपनीज किससे लेती हैं? वो टीयर टू कंपनी से लेती हैं। और ये टीयर टू कंपनीज, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, इन लोग सब टीयर वन कंपनी को पैसा देते हैं ताकि हम लोग उस सर्विस को आगे बढ़ा पाए। और फिर इन लोग क्या करते हैं, अपना टावर लगाते हैं, और टावर लगा लगा के अपना जो कनेक्शन है वायरलेस के थ्रू हम पूरे देश में इधर उधर फैलाती हैं। तो टीयर टू कंपनीज ये सारी कंपनियां को कहते हैं। अब बात आती है टीयर थ्री कंपनीज। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग, मान लो मेरे घर के आसपास जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जियो का सिम लेके रख लिया हूँ, तो टीयर टू कंपनी का मैंने सर्विस ले लिया, लेकिन उसकी सर्विस अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं? लेकिन मेरे को इंटरनेट की सुविधा चाहिए भाई, ये ठीक है। तो फिर मैं क्या करूं? तो मैं टीयर थ्री कंपनीज के पास जाता हूं, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, टिकोना, नाम सुने होंगे, हाथवे, आप लोग ये शायद नाम सब सुने होंगे। ये सब क्या कंपनीज हैं? ये सब ब्रॉडबैंड की कंपनीज हैं, छोटे छोटे कंपनीज होते हैं। ये कंपनी क्या बोलती है कि ठीक है सर, आपको अपना नेटवर्क टीयर टू से नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको दे देता हूँ, आप मेरे को पैसा दे दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्या करते हैं टिकोना हाथवे लोग, जो कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनी छोटे छोटे, वो कंपनी अपने घर आएंगी, मॉडेम लगाएंगी और एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी कहलाएंगी, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो टीयर थ्री कंपनी वही होते हैं जो एक्सेस प्रोवाइडर आईएसपी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इसको अगर मैं पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, तो देखिए टीयर वन कंपनीज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ठीक है। ये सर्विस देते हैं किनको? ये सर्विस देते हैं टीयर टू को। और टीयर टू किन को सर्विस देता है? क्योंकि टीयर थ्री भी कहां से लाएगा इंटरनेट? बेसिकली टीयर थ्री भी टीयर टू से खरीदता है, और उसके बाद छोटे छोटे गांव वगैरह में जहां पे इंटरनेट टीयर टू का नहीं आ पाता, वहां पे आपका टीयर थ्री आ जाता है। तो यूजर टीयर थ्री से भी कनेक्टेड रहता है, यूजर टीयर टू से भी कनेक्टेड रहता है। तो लेकिन कोई भी यूजर टीयर वन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि आपको इंटरनेट सर्विस लेना है, तो आप टाटा वाले को फोन कर रहे हो कि भैया मेरे को सीधा आप ऑप्टिकल फाइबर केबल अमेरिका से मेरे घर में पहुंचा दो, तो वैसा तो नहीं होता ना। तो टीयर वन कंपनी से आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते हो, टीयर टू से हो सकते हो या फिर टीयर थ्री से हो सकते हो। इसमें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो
ट्रांजिट नाम आपको मैं जो बताया था कि ये ट्रांजिट आईएसपी क्यों कहते हैं इसको, बेसिकली देखिए ये ट्रांजिशन ही तो हो रहा है। अगर एक यूजर टीयर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो या इसको आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं कि मान लीजिए आप एक इंसान है और आप मैगी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। मैगी खरीदने जा रहे हैं, किस से खरीदने जा रहे हैं, आपके पास वाले कोई शॉप है उससे आप मैगी खरीदने जा रहे हैं। आपने खरीद के ले आया, आपने शॉप को पैसा दे दिया, ठीक है। लेकिन शॉप क्या खुद से मैगी बनाया है? नहीं, शॉप ने क्या किया है, एक होलसेल मार्केट से, जहां होलसेल में उसको सस्ता मिला, वो होलसेल मार्केट से वो खरीद के लाया और आपको दिया। अल्टीमेटली हो क्या रहा है आप देखो, तो आप इसका सामान तो खरीद रहे हो, मैगी शॉप से तो खरीद रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप इससे भी खरीद रहे हो क्योंकि इसका सामान तो बिका ना आखिर में। इसके पास 10 पीस था या 100 पीस था तो उसका 10 पीस ये इसको दे दिया, 10 पीस में से ये आपको एक पीस दे दिया। तो अल्टीमेटली आपने कहीं ना कहीं इससे भी, होलसेल वाले से भी खरीदा है चीजें, लेकिन डायरेक्टली आप शॉप वाले से कनेक्ट किए हो। और ये होलसेल भी कहां से पाएगा, ये डायरेक्टली नेस्ले कंपनी से पाएगा। तो आप ये मान सकते हो कि ये नेस्ले कंपनी टीयर 1 कंपनी है जिन्होंने होलसेल कंपनीज को दिया और इसको दिया। तो ये एग्जाम्पल बताने के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि टीयर 1 कंपनीज जो होती है उसको हम लोग अपस्ट्रीम आईएसपी कहते हैं। अपस्ट्रीम आईएसपी, इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर कोई भी चीज नहीं होता, ये सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसको अपस्ट्रीम आईएसपी भी कहते हैं टीयर 1 को। टीयर 2 को हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी। या फिर अगर इससे यूजर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं होलसेल आईएसपी। होलसेल आईएसपी का मतलब तो आप समझ गए ना, ये होलसेल रेट में टीयर 3 को दे दिया और टीयर 3 अब बन जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी, मतलब इससे अब कोई नीचे नहीं है, इससे डायरेक्टली यूजर है। तो ये नाम आपको बस समझ में आना चाहिए। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप यूजर हो, आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए, तो आपने टीयर 3 को बोला या टीयर 2 को बोला, फिर टीयर 2 ने टीयर 1 की सर्विस ली, मतलब कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेट की सर्विस है ये ट्रांजिशन हो रही है। इसीलिए इस पूरे आईएसपी को कहते हैं ट्रांजिट आईएसपी। आपको इसमें सिर्फ इतने बातें को याद रखना है, मैं जितना भी पूरा कथा कहानी बताया उससे आपको सिर्फ शॉर्ट में ये याद रखना है कि ट्रांजिट आईएसपी में पहली बात तो अपस्ट्रीम आईएसपी किसको बोलते हैं, तो जो सबसे ऊपर लेवल पे होता है उसको बोलते हैं, जिसके पास एक लार्जर नेटवर्क होता है उसको अपस्ट्रीम आईएसपी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी किसको कहते हैं, जो सबसे लास्ट में रहता है, जो डायरेक्टली आपको इंटरनेट सर्विस देता है उसको कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी कहते हैं। होलसेल आईएसपी किसको कहते हैं, जो होलसेल में नेक्स्ट अपने नीचे वाले को इंटरनेट की सर्विस दे, उसको होलसेल आईएसपी कहते हैं, ठीक है। और ट्रांजिट आईएसपी ओवरऑल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सर्विस है वो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब आप अगर डायरेक्टली टीयर 2 के साथ कनेक्टेड हो तो टीयर 2 उस सर्विस को टीयर 1 से ले रहा होता है, तो इसको हम लोग ट्रांजिट आईएसपी कहते हैं। चलिए, तो आपको ट्रांजिट आईएसपी समझ में आया होगा, तो इसी में हम लोग पांचवा प्रकार का आईएसपी भी इसी के अंदर देखेंगे, वो होता है वर्चुअल आईएसपी। तो वर्चुअल आईएसपी से आपको बिल्कुल ट्रांजिट आईएसपी जैसे ही होता है उसी को आपको समझना है। वर्चुअल आईएसपी जो मैं आपको एग्जांपल लिया मैगी का, उसी को मैं वर्चुअल आईएसपी कहता हूं। मतलब देखिए, आपने जब मैगी लिया है तो मैगी आपने बेसिकली अपने शॉप से लिया, लेकिन वर्चुअली आपने नेस्ले कंपनी से खरीदा। नेस्ले को फायदा हुआ आपके इस पैकेट को खरीदने से, भले कम, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ होगा, आपके इस मैगी को खरीदने से होलसेल का भी फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप मान लो ये इसके पास 10 पैकेट था, 10 के 10 पैकेट आपने खरीद लिया, तो अब ये क्या करेगा, ये शॉप वाला फिर होलसेल के पास जाएगा और फिर नया खरीदेगा, तो अल्टीमेटली होलसेल को फायदा हुआ। तो वर्चुअल आईएसपी का मतलब ये होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन एक यूजर उसका सर्विस परचेज करता है, ठीक है, वर्चुअली, उसको बोलते हैं वर्चुअल आईएसपी। मतलब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, कोई आप किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आप टीयर 2 को या टीयर 1 को आप बोल सकते हो कि ये मेरा वर्चुअल आईएसपी है। मतलब आप बोलोगे रियल आईएसपी कौन है, तो मेरे को मान लो मेरे घर में जियो फाइबर वाला नेट दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा जियो फाइबर मेरा आपका रियल आईएसपी है। लेकिन वर्चुअल आईएसपी कौन है, वर्चुअल आईएसपी मेरा मान लो जियो फाइबर किसी से अगर लिया होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो वर्चुअल आईएसपी है। तो वर्चुअल आईएसपी एक ऑपरेशन है दैट परचेसेस सर्विस फ्रॉम अनदर आईएसपी।
बेसिकली ये क्या करते हैं, अपना सर्विस दूसरे से परचेज करते हैं और फिर उसको अलाउ करते हैं कस्टमर को एक्सेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल आईएसपी। तो वर्चुअल आईएसपी आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, बस आप ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे तो आपको आराम है कि आप जिससे डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हो वो वर्चुअल बन जाता है। तो ठीक है, ये तो आराम था। अब हम लोग नेक्स्ट अपने छठवें टाइप के आईएसपी में आते हैं। छठवां टाइप का जो आईएसपी है आपका, वो आपका है फ्री आईएसपी। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, ऐसा आईएसपी जो आपको इंटरनेट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। तो आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन का एक फिगर देख पा रहे होंगे जिसमें आपको गूगल कंपनी आपको दिख रहा होगा कि गूगल कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई यहाँ पे देता है। तो ऐसे कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, भले वो अपना एड के पर्पज से हो सकता है एनजीओ के उससे हो, कोई भी ऐसा पर्पज से अगर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विस देते हैं, उन सारे कंपनीज को फ्री आईएसपी कहते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आईएसपी में आते हैं। अपना लास्ट आईएसपी जो है आपका सातवां, वो है आपका वायरलेस आईएसपी। ठीक है, वायरलेस आईएसपी। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऐसी कोई भी कंपनी जो आपको वायरलेस कनेक्शन की सुविधा दे इंटरनेट को चलाने के लिए, वो वायरलेस आईएसपी कहती है। बहुत सारी कंपनी है, सब वायरलेस आज देती है। तो वायरलेस आईएसपी का सीधा सीधा संबंध ये है कि ऐसी कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको वायरलेस नेटवर्क दे जिसपे आप ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। तो अब इसमें दो तीन चीज आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हम लोग एक एंटीना, मान लीजिए आपके घर में एक मान लो आपने एक एंटीना डिजाइन किया है, या आपके घर में मान लो एक मॉडेम कोई लगा के गया है, तो इससे वायरलेस ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए एंटीना लगेगा। तो क्या वायरलेस ट्रांसमिशन होता है तो वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है। मान लो आपने आपके घर में आपने खुद अपने लिए एक एंटीना डिजाइन किया और बोला भैया मैं तो अब दूसरे कंपनी से इंटरनेट नहीं लूंगा, मैं तो अपना एंटीना खुद से चलाऊंगा और खुद ही अपना कम्युनिकेट करूंगा। तो क्या आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे बात कर सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि उसी के आसपास कोई दूसरे फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है जो उस फ्रीक्वेंसी के क्लोज है। मतलब अगर कोई मान लीजिए 2.5 किलोहर्ट्ज पे अपना सिग्नल भेज रहा है और साथ में कोई यहाँ पे 2.52 किलोहर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो इन लोगों के बीच में इंटरफियरेंस होना शुरू हो जाएगा और इंटरफियरेंस होने की वजह से दोनों का काम रुक जाएगा। इसी वजह से जो सरकार है वो क्या बोलती है कि ये जो आपका हवा है या मीडियम है, इस पे हर कोई एक तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इंटरफियरेंस हो जाएगा। तो हर किसी को अपना एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट दे दिया जाता है और उसको खरीदना पड़ता है। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेगी तो सोचिए, गवर्नमेंट हवा को बांट देती है और उसका पैसा भी लेती है, उसका स्पेक्ट और नीलामी होता है और लोग खरीदते भी हैं। वो इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको जगह चाहिए। वो अगर जैसे 94.3 माई एफएम है, मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है और 95.0 पे कुछ और रेडियो मिर्ची वगैरह काम कर रहा है, तो ये सारी कंपनियों को खरीदना पड़ता है ये फ्रीक्वेंसी बैंड। तभी तो ये मोनोपोली इस पे वो काम कर सकते हैं, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे अकेले राज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नीलामी में उसको खरीदा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फिक्स्ड होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ओपन फ्रीक्वेंसी भी होती हैं जिसपे आप काम कर सकते हो। ओपन फ्रीक्वेंसी मतलब जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, आप मन माने तरीके से आप उसमें ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो ओपन में आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ जो कंपनियां होती हैं जो आपके घर में मॉडेम लगाती हैं, वो कुछ ओपन फ्रीक्वेंसीज में यूज करती हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ 900 मेगाहर्ट्ज ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसपे आप फ्रीली ओपन काम कर सकते हो। लेकिन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, इतना तो आपका एंटीना आपको डिजाइन भी अच्छा करना पड़ेगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी को ओपन में डाल दिया जाता है कि आप बढ़िया मस्त यूज करो जो यूज करना है। तो 4.9 गीगाहर्ट्ज ये ऐसी ओपन फ्रीक्वेंसी है जिसपे आप फ्रीली कर सकते हो। और कुछ लाइसेंस फ्रीक्वेंसी भी आपको मैं बता देता हूँ जिसपे लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन इस पे टेलीकम्युनिकेशन पूरी इंडस्ट्री वर्क करती है। तो वो है आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और 3.65 गीगाहर्ट्ज। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
ये देखा जाता है कि जब अपन वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं तो हर फ्रीक्वेंसी में एटमॉस्फेरिक जो एटीन्यूएशन होता है एटमॉस्फेयर के वजह से वो अलग अलग होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये साइंटिफिकली देखा गया है कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे एटमॉस्फेयर का एटीन्यूएशन बड़ा कम होता है। इस वजह से इस फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है 2.5 गीगाहर्ट्ज, मतलब सोचिए कितना हाई फ्रीक्वेंसी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह के लिए ये सबको लिया जाता है। तो ये सारी आपको वायरलेस आईएसपी के लिए पढ़ना है। आप इसका अगर नोट्स देखना चाहते हैं तो वैसे आपको मैं हैंड रिटन भेज दूंगा, बाकी आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे गूगल पे आईएसपी लिखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको यहाँ पे देखिए एक तो विकिपीडिया पे आएगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की क्या होती है, जैसा मैं आपको बताया, ठीक है। और इसका हिस्ट्री वगैरह तो नहीं करना है, आपको क्लासिफिकेशन देखना है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैंने एक्सेस प्रोवाइडर बताया, मेल बॉक्स प्रोवाइडर, होस्टिंग आईएसपी बताया, ट्रांजिट आईएसपी बताया, वर्चुअल आईएसपी, फ्री आईएसपी, वायरलेस आईएसपी, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। तो ये 6-7 प्रकार के आईएसपी होते हैं। वो 6-7 प्रकार के आईएसपी आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद है। एक इसमें टर्म आता है पियरिंग, वो पियरिंग भी आप समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए पियरिंग आपको यहाँ पे समझाता हूँ पियरिंग का, कि देखिए जब टीयर 3 कंपनीज होती हैं वो जब यहाँ पे सर्विस देती हैं टीयर 2 को, ठीक है, और टीयर 2 हो सकता है यूजर को दे दे या टीयर 3 को दे और फिर ये यूजर के पास आए। लेकिन क्या होता है कि हर बार जब इसको मान लो इस यूजर को डेटा चाहिए है, तो उसको जब कभी मान लो अमेरिका से डेटा चाहिए, तब तो उसको टीयर 1 तक पहुंचना ही पड़ेगा। मतलब टीयर यूजर कोई डेटा मांगा तो वो टीयर 3 से टीयर 2 होते हुए टीयर 1 से अमेरिका होते हुए फिर वापस आई और फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुंच गई। लेकिन हो सकता है कि ये यूजर को अपने पास वाले यूजर के पास से ही कम्युनिकेशन करना होगा। हो सकता है ये बिलासपुर में है और इसको कोरबा में कम्युनिकेट करना होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर ही। तो ऐसी भी होती है कि ये जो आईएसपी होती हैं, जो टीयर 3 वाली होती हैं या टीयर 2 वाली होती हैं, ये आपस में बहुत सारे टीयर 2 के साथ आपस में एक वो कम्युनिकेशन बना के रखती है, ताकि क्या होता है कि कभी भी अगर बिलासपुर वाले को कोरबा तक ही डेटा चाहिए तो वो यहाँ से यहीं तक चला जाता है, टीयर 1 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पॉइंट ऐसा होता है जब दो आईएसपी मान लीजिए ये एक आईएसपी है और ये एक आईएसपी है, इन दोनों के बीच में जब एक एक्सचेंज पॉइंट बनाना पड़ता है, ताकि जब कभी भी डेटा मान लो इसको जरूरत है इस वाले की, तो यहाँ से एक्सचेंज पॉइंट से डेटा ले लिया जाए, इसको बोलते हैं पियरिंग। तो पियरिंग क्या होते हैं, बेसिकली एक एक्सचेंज पॉइंट होते हैं जो दो आईएसपी या दो से अधिक आईएसपी के बीच में लगे रहते हैं, ताकि हम लोगों को अपस्ट्रीम आईएसपी तक ना जाना पड़े और हमारा होलसेल आईएसपी में ही काम बन जाए। दैट इज कॉल्ड पियरिंग। तो पियरिंग का भी कॉन्सेप्ट अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप लिख सकते हो अलग से, अदरवाइज आईएसपी में ही आप इसको समझा सकते हो।